अभी सर सो रहे थे थोड़ा। चलो ठीक है, देखो। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के बारे में। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जब भी होगा तो उसमें एक कंडीशन होगा, उस कंडीशन को ये पहले चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो उसके लिए एक अलग सेट ऑफ वर्क डिफाइन होगा, वो रन करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा फिर उसके लिए अलग सेट ऑफ वर्क डिफाइन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी हम अपने प्रोग्राम में लिखे हुए हैं सारे लाइन नहीं एग्जीक्यूट करेगा। सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट में क्या होता था, सारा लाइन एग्जीक्यूट करता था एक एक बार। लेकिन यहाँ क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट स्किप कर जाएगा। यानी ट्रू वाले केस में सिर्फ ट्रू वाला रन करेगा, फॉल्स वाला स्टेटमेंट सब स्किप कर जाएगा। फॉल्स के केस में फॉल्स वाला रन करेगा, ट्रू वाला स्किप कर जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को ही हम लोग बोलते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, जिसमें हम प्रोग्राम में तो लिखते हैं सारा कंडीशन और उसका वर्क, लेकिन रन उसमें से कोई एक ही करता है। इसीलिए इसको ब्रांचिंग या सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है, ब्रांचिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट का भी काम यही हुआ, कंडीशन के बेस्ड पे वो सेलेक्ट करेगा कि कौन सा स्टेटमेंट को रन करना है। जावा में इस तरह का सिलेक्शन और ब्रांचिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए दो कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है और उनका नाम है इफ एंड स्विच। इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट, इन दोनों के थ्रू हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का वर्क कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये मत समझना कि जिसमें सर एक बार फिर से बोलना, सीक्वेंशियल और स्टार्टिंग से। अब क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम सुनना, रिकॉर्डिंग को सुनो। तो इसमें क्या है कि इफ एंड स्विच, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये कंडीशनल वर्क करने के लिए है। तो इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि जिस प्रोग्राम में हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम का फर्स्ट 5 लाइन सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट में लिखा हुआ हो, फिर उसके बाद हम उसमें इफ़ का इस्तेमाल कर दें तो वहाँ से कंडीशनल कंस्ट्रक्ट स्टार्ट हो गया। एक ही प्रोग्राम में अलग अलग कंस्ट्रक्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ एंड स्विच, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपका कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के लिए यूज होता है और इस चैप्टर में इसी को यूज किया गया है, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट को ही बताया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो इटरेटिव कंस्ट्रक्ट, एक और कंस्ट्रक्ट होता है दैट इज इटरेटिव कंस्ट्रक्ट। इस कंस्ट्रक्ट में क्या होगा कि हम प्रोग्राम में जो लिखेंगे वो स्टेटमेंट बार बार रिपीटेड एग्जीक्यूट करेगा। हम लिखेंगे 1 टाइम और ज़रूरत है उस लाइन को हमको 10 टाइम एग्जीक्यूट कराने का, तो हम ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जावा को कि वो 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो चूँकि वो इटरेट हुआ, बार बार रिपीट किया, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं इटरेटिव कंस्ट्रक्ट। इट इनेबल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेट ऑफ ए स्टेटमेंट टू रिपीट। कब तक? डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक रिपीट करेगा। इस इटरेटिव कंस्ट्रक्ट को हम लोग लूपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास इफ और स्विच दो स्टेटमेंट है, उसी तरह से 3 स्टेटमेंट्स दिया गया है लूपिंग के लिए, एक फॉर, एक व्हाइल और एक डू व्हाइल। इन तीनों स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे इटरेटिव कंस्ट्रक्ट के रूप में यूज़ करने के लिए, और ये कब पढ़ना है? इस चैप्टर के बाद। इटरेटिव कंस्ट्रक्ट जो है वो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट वाले चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, जस्ट बाद।
तो अभी हम लोगों को कंटिन्यू करना है कौन सा कंस्ट्रक्ट, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, और इसके पहले पढ़ चुके हैं कौन सा, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पढ़ना है और फिर इटरेटिव कंस्ट्रक्ट पढ़ना है। तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। नोट्स में जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं आप लोगों को कि ऑल एबव 3 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स कैन बी यूज्ड टुगेदर इन अ प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम में हो सकता है कि कुछ लाइंस हमारा सीक्वेंशियल हो, कुछ कंडीशनल हो और कुछ इटरेटिव हो। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जैसा हमको काम करना है उसके अनुसार डिफरेंट टाइप का उसमें हम कंस्ट्रक्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कंडीशनल के बारे में डिटेल से। कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, चूँकि इसमें कंडीशन लगा रहता है और वो डिसाइड करता है कि हमको कौन सा स्टेटमेंट रन करना है, इसलिए हम इसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। वी नो एज अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इसको ब्रांचिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंडीशन के बेस्ड पर ये 2 ब्रांच में बांट दिया, एक ट्रू वाला ब्रांच और एक फॉल्स वाला ब्रांच। ट्रू वाले ब्रांच में ट्रू वाला काम करेगा जब कंडीशन ट्रू होगा, तो फॉल्स वाले ब्रांच में जब फॉल्स होगा कंडीशन तो वो काम करेगा। सिलेक्शन स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंडीशन बेस्ड पे सेलेक्ट करता है कि हमको कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो ये नाम अलग अलग है, सब है एक ही चीज़। कंडीशनल स्टेटमेंट को ही हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि तुम देखे हो ऊपर कि इफ एंड स्विच 2 कंडीशनल स्टेटमेंट है जावा के पास। वी कैन डू सिंपल कंडीशनल वर्क यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, ये तो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर चैप्टर में छोटा छोटा कंडीशन बेस्ड काम करना था, जैसे प्रॉफिट लॉस चेक करना था तो याद होगा तुम लोग बनाए थे। इवन ऑड चेक करना था तो तुम इसका इस्तेमाल किए थे। लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर में भी हमारे पास एक ऑपरेटर था, टर्नरी ऑपरेटर, यही क्वेश्चन मार्क कॉलन, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। और इसका वर्क क्या था कि ये भी कंडीशन बेस्ड कोई वैल्यू रिटर्न करता था। तो सिंपल कंडीशनल वर्क तो हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो इफ और स्विच है इससे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी चेक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ते हैं इसमें से इफ स्टेटमेंट के बारे में। द इफ स्टेटमेंट इज रेफर्ड टू एज बाई डायरेक्शनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। बाई डायरेक्शनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, दैट बाई मीन्स क्या, 2। तो ये 2 डायरेक्शनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है इफ। ये 2 डायरेक्शनल कैसे होगा, अब ये तो इसके सिंटेक्स से ही पता चल जाएगा कि इफ कंडीशन में एक डायरेक्शन ट्रू का होता है और एक डायरेक्शन फॉल्स का होता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल ब्रांचिंग कहा जाता है। यानी इफ स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग कंट्रोल को 2 साइड में बांटता है, या तो ट्रू साइड में ट्रांसफ़र करेगा या फॉल्स साइड में ट्रांसफ़र करेगा। इसीलिए ये चूँकि 2 वे में डायरेक्शन देता है, इसलिए इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज। अब कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ देखो। फर्स्ट, ओनली इफ स्टेटमेंट। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट का है। इसका वर्क क्या है, एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू। यानी इस इफ स्टेटमेंट के बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो तभी रन करेगा जब कंडीशन इसका ट्रू इवेलुएट कर रहा है, यानी इसके कंडीशन का आंसर ट्रू में आ रहा है।
तो इस अपने बॉडी को वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो इग्नोर करेगा, फिर उसका बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसा कि इस सिंटेक्स में तुम लोग देख रहे हो, इफ के बाद ब्रैकेट में देखो यहाँ कंडीशन लगा हुआ है, और कंडीशन को ये डायमंड बॉक्स में घेरा हुआ है। डायमंड बॉक्स फ्लो चार्ट से लिया गया है, ये कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। अगर क्लास 8 का कुछ याद होगा तो उसमें फ्लो चार्ट में इस तरह का शेप तुम लोग देखे होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि कंडीशन जो होगा वो या तो ट्रू या फॉल्स, दो ही आंसर आता है इसका। तो देखो एक डायरेक्शन इसका नीचे दिखा रहा है जिसमें ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डायरेक्शन जो दिखा रहा है जिसमें ट्रू लिखा हुआ है, और ट्रू के लिए अपना कुछ स्टेटमेंट्स डिफाइन किया गया है। इस इफ का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। देखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दैट मीन्स इस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखा रहेगा वो कंडीशनली रन करेगा। यानी ये कंडीशन जो इफ के ठीक आगे है वो अगर ट्रू होगा तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम में, नहीं तो लिखा रहेगा रन नहीं करेगा। क्योंकि फॉल्स के केस में देखो यहाँ दिखा रहा है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर कंडीशन मेरा यहाँ पे फॉल्स हो गया तो फॉल्स कंडीशन पर ये क्या करेगा, एरो की से यहाँ पर दिखा रहा है, आइकन तुम लोगों को दिख रहा होगा कि एरो की से ये लेते हुए कहाँ चलाया, सबसे लास्ट में जहाँ इफ का कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ है। हैंड आइकन दिख रहा है सबको, इस डायरेक्शन को देखो। यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स होता है तो राइट साइड में फॉल्स की तरफ दिखा रहा है कि फॉल्स हुआ, तो इसका एरो डायरेक्शन देखो, इसको लेके कहाँ चला गया, सीधा आउट ऑफ द इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक के बाहर। यानी कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ के अंदर जो लिखा हुआ है सब इग्नोर हो गया, सब स्किप हो गया, वो सब रन नहीं करेगा, आगे का स्टेटमेंट रन करेगा। ये बाइंडेशन है इफ का। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू हो तब वो लाइन रन करे, नहीं तो नहीं रन करे, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे इफ का। कैसे इस्तेमाल करते हैं अब एग्जाम्पल भी देख लो। यहाँ देखो इस एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है इफ के अंदर ब्रैकेट में एक कंडीशन दिया गया है, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, और फिर उसके नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सीनियर लिखा हुआ है, और एक और लाइन ऊपर लाइन के नीचे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिटीजन भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि इस इफ स्टेटमेंट का कर्ली ब्रैकेट तो है ही नहीं, जैसा कि ऊपर दिखा रहा है कि कर्ली ब्रैकेट होता है, तो कर्ली ब्रैकेट तो यहाँ दिया नहीं है। तो जब कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो कैसे समझेंगे कि इस इफ के बॉडी में कौन कौन स्टेटमेंट है। कर्ली ब्रैकेट रहता है तब तो हम डिसाइड करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट है यहाँ क्लोज है, तो यानी इस बीच में जितना लाइन होगा सब इफ का बॉडी है। यहाँ कैसे पता चलेगा, ये चीज़ यहाँ नोट में लिखा हुआ है नीचे देखो, इन केस ऑफ सिंगल स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ इफ वी मे स्किप, जरूरी नहीं कि स्किप करें ही, लेकिन वी मे स्किप द कर्ली ब्रैकेट, हम स्किप कर भी सकते हैं। यानी जब हम इफ के बॉडी में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो जावा समझेगा कि इफ के जस्ट नीचे वाला जो लाइन है, यानी जस्ट बाद वाला जो लाइन है वो इफ का बॉडी है, बस एक लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। अगर एक से ज़्यादा लाइन रखना है तब ज़रूरी है कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना। यानी कर्ली ब्रैकेट हम एक केस में छोड़ भी सकते हैं जब इफ के बॉडी में सिंगल स्टेटमेंट हो। फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट इट इज़ कंपल्सरी, हमको देना ही पड़ेगा।
बताओ क्या आएगा आउटपुट। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो हम पहले तो एज का वैल्यू देंगे तब तुम बताओगे आउटपुट क्या आएगा। तो मान सर तो अगर तुम 60 से बड़ा वैल्यू दे हाँ देंगे 62 सर आउटपुट इसके तो सिर्फ क्लियर आउटपुट आ रहा है। अभी पहले तो ये देखो कि हमारे क्लास में कौन घुस रहा है, दिख रहा है क्या तुम लोगों को स्क्रीन पर कौन एडमिट होने से आ रहा है। बताओ, इनको देश चलाने का काम है तो ये जावा भर के क्या करेंगे। कौन बदमाशी कर रहा है मालूम नहीं। चलो, तो एज का वैल्यू हम लेते हैं मान लो 15। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा इस स्टेटमेंट का। सब लोग बोलो क्या समझ में आया। अगर हम एज वेरिएबल में इनपुट लिए 15 और अब इस स्टेटमेंट का इफ के बॉडी से टर्मिनेट कर जाएगा और अगर इसके अलावा कुछ लिखा होगा तो सब तो तुम्हारे सामने में है, तो क्या आना चाहिए। सर तब मेरे अकॉर्डिंग आउटपुट सिर्फ सिटीजन बिल्कुल सही, आउटपुट इसका सिर्फ सिटीजन आएगा अगर हम एज का वैल्यू 15 लेते हैं, क्योंकि जब चेक करेगा कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 यानी 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 फॉल्स है, तो फॉल्स है तो इफ़ का कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ़ अपना बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इफ़ के बॉडी में इन दोनों में से कौन लाइन है, दोनों है या एक है। जैसा कि हम यहाँ बताए हैं, तुम देख रहे हो कि अगर हम करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट इफ़ के बॉडी में आता है। तो सिंगल स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सीनियर, यानी ये जो सीनियर लिखा हुआ है यही ना इफ़ का बॉडी हुआ। तो ये सीनियर ऑल थ्रू इफ में थोड़ी होता है। हाँ, कहाँ से दिमाग को कहीं कहीं मत दौड़ाया करो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वो जहाँ होता है वहाँ आ जाएगा सामने अपने आप। अभी जो है अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसका बॉडी यानी ये सिटीजन रन करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो कौन छट जाएगा। ये देखो, इस इफ़ के अंदर बाइंडेड सिर्फ इतना है क्योंकि करली ब्रैकेट नहीं है, तो सिर्फ ये पार्ट जो है वो इस इफ़ के अंदर जुड़ा हुआ है। और इफ़ के लास्ट में कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगाओगे। सेमी कॉलन लगाने का मतलब हुआ इफ़ वहाँ ख़त्म हो गया। इफ़ का तो करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है ना, इसका मतलब इफ़ वहाँ ख़त्म नहीं होगा, इफ़ के अंदर बॉडी आएगा उसके बाद ख़त्म होगा। तो इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 और यहाँ पर एज का वैल्यू हमने 15 लिया है, तो 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 कंडीशन फॉल्स है, तो क्या नहीं प्रिंट करेगा, सीनियर नहीं प्रिंट करेगा। सिटीजन तो अलग लाइन है, वो तो एक नॉर्मल सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट का लाइन हुआ। ये सीनियर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में कि ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये रन करेगा। ये नॉर्मल है, ये तो इफ़ के बाहर का लाइन है, तो ये सिटीजन रन करेगा। और आंसर क्या आएगा, अगर एज 15 हुआ तो आंसर अब तो क्लियर हुआ ना, क्या आएगा, सिटीजन आएगा। ठीक है, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन की एज मान लो 65 है तो क्या आएगा, तो सीनियर आएगा कंफर्म। आशीष, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन दोनों आएगा जब सिटीजन वाला लाइन किसी कंडीशन में है ही नहीं, ये इफ़ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, तो फिर इसके साथ कैसे बाइंड कर सकती हो कि कंडीशन फॉल्स होगा तो ये काम करेगा और ट्रू होगा तो काम नहीं करेगा। ये तो ट्रू फॉल्स की दुनिया से अलग है।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इफ के बॉडी में तो सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट था ना, ये सब बारीकी चीज़ समझना है तुम लोगों को। इफ के बॉडी में सिर्फ ये फर्स्ट लाइन था, तो सिर्फ फर्स्ट लाइन बंधा हुआ है कंडीशन से, तो ये तभी डिस्प्ले करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। और मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये नहीं रन करेगा, लेकिन नीचे वाला तो रन करेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, जैसे भी बताए हैं कि एज का वैल्यू 65 हो गया, तो 65 अगर ग्रेटर है 60 से तो है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये सीनियर प्रिंट करेगा। लेकिन सिटीजन भी तो प्रिंट करेगा, ये ना प्रिंट करने का क्या रीज़न है तुम्हारे पास? सिटीजन तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट का स्टेटमेंट हुआ ये तो कंडीशनल का पार्ट है नहीं, तो ये क्यों नहीं रन करेगा? सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट तुम लोग देखें, हर कंस्ट्रक्ट का स्टेटमेंट एक बार रन करता ही है, तो ये भी नहीं रन करेगा। और इसलिए आंसर आएगा सीनियर सिटीजन दोनों, अगर एज 65 है तो। अब एक और क्वेश्चन बताओ इसमें कि ये जो दोनों आएगा, सीनियर और सिटीजन दोनों, तो इसमें एक ही लाइन में आएगा कि अलग अलग आएगा? ये तो कम से कम बताओ। एक लाइन में आएगा, ठीक है। अब हम सोनल, तुम क्लास में आ चुकी हो वापस? यस सर। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते, बहुत ज़्यादा हो गया, पता चलेगा गया ही नहीं।